भारतीय राजनीति में एक नाम है प्रशांत किशोर, पीके। लोग उन्हें चाणक्य कहते हैं, इलेक्शन का जादूगर कहते हैं। और क्यों ना कहे। बिल्कुल। 2014 में नरेंद्र मोदी के लिए चाय पर चर्चा से लेकर बंगाल में ममता बनर्जी के खेला होबे तक, मतलब जिसके साथ खड़े हो गए उसकी जीत की गारंटी बन गए। बिल्कुल, उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो कमाल का है। मोदी, नीतीश, केजरीवाल, जगन मोहन रेड्डी, ये लिस्ट बहुत लंबी है। ऐसा लगता था कि वो हवा का रुख मोड़ना जानते हैं। और फिर यही आदमी अपनी ही जमीन, अपने घर बिहार में अपनी पार्टी जन स्वराज के साथ उतरता है। 3 साल की मेहनत, हजारों किलोमीटर की पदयात्रा, जबरदस्त मीडिया कवरेज, और नतीजा आता है शून्य। एक भी सीट नहीं। शून्य। अब बस यही बात समझ में नहीं आती, जो आदमी दूसरों के लिए जीत की गारंटी है वो अपने ही घर में, मतलब ऐसे कैसे हार गया? इसी गुत्थी को आज सुलझाना है। ये सिर्फ एक चुनावी हार की कहानी नहीं है। अच्छा। ये बिहार की राजनीति, एक रणनीतिकार के कह सकते हैं घमंड, और शायद एक सुनहरे मौके के चूक जाने की कहानी भी है। तो आज का मिशन साफ है। हमें ये समझना है कि प्रशांत किशोर का बिहार प्रयोग पूरी तरह क्यों और कैसे फेल हुआ। क्या ये उनके राजनीतिक करियर का अंत है, या जैसा कुछ लोग कह रहे हैं इस हार में भी कोई छिपी हुई जीत है? चलिए इस कहानी को परत दर परत खोलते हैं। कहानी की शुरुआत मेरे ख्याल से उसी विरोधाभास से ही करनी चाहिए। एक तरफ पीके का वो शानदार करियर है। हाँ। सोचिए, 2014 में उन्होंने बीजेपी के लिए एक ऐसा कैंपेन बनाया जिसने पूरे देश का मूड बदल दिया। फिर अगले ही साल 2015 में वो बिहार में उन्हीं के खिलाफ खड़े थे। हाँ, नीतीश कुमार के साथ और महागठबंधन को एक ऐतिहासिक जीत दिलाई। ये तो कमाल की बात है। मतलब वो किसी विचारधारा से नहीं बल्कि सिर्फ रणनीति से जुड़े हैं। और ये सिलसिला रुका नहीं। पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह को मुख्यमंत्री बनाया, आंध्र में वाईएसआर कांग्रेस को ऐसी जीत दिलाई कि विपक्ष खत्म ही हो गया, और दिल्ली में तो केजरीवाल के लिए लगातार तीसरी बार। बिल्कुल। लेकिन मेरे हिसाब से उनकी सबसे बड़ी परीक्षा और सबसे बड़ी जीत बंगाल में थी। हाँ, बंगाल वाला तो सामने केंद्र की पूरी ताकत थी। बीजेपी ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था, और पीके ने ममता बनर्जी के लिए एक नारा दिया, खेला होबे। और ऐसा खेला हुआ कि बीजेपी के सारे अनुमान धरे के धरे रह गए। उस जीत के बाद तो पीके का कद और भी बड़ा हो गया था। और इसी बड़े कद के साथ वो बिहार में उतरे। मुझे याद है शुरू में कितना उत्साह था। लगा था कि बिहार की राजनीति में कोई तीसरा मजबूत विकल्प आ रहा है। उन्होंने 3 साल तक पदयात्रा की, गांव-गांव घूमे, लोगों से मिले, करोड़ों रुपए खर्च हुए, और फिर नतीजे 0 सीटें, वोट मिले सिर्फ 3%। ये किसी के गले नहीं उतरता। बिल्कुल। किसी ने क्या खूब कहा है, अपनी जीत का तो इतना भी गुमान ना कर, इस शहर में तेरी जीत से ज्यादा चर्चे मेरी हार के हैं। वाह। आज बिहार में पीके की हार के चर्चे उनकी किसी भी जीत से ज्यादा हो रहे हैं, और यहीं से असली विश्लेषण शुरू होता है कि आखिर गड़बड़ हुई कहाँ। तो चलिए पहली और सबसे बड़ी वजह पर आते हैं, जिसके बारे में कहा जाता है कि बिहार में इसके बिना पत्ता भी नहीं हिलता, जाति। मुझे ये बात थोड़ी हैरान करती है। क्या आज भी 2024-25 में लोग सिर्फ जाति देखकर वोट देते हैं? पीके तो विकास, रोजगार, शिक्षा की बात कर रहे थे। यही बिहार की राजनीति का सबसे बड़ा और कह सकते हैं कड़वा सच है। यहाँ बातें विकास की होती हैं, मंच से वादे भी उसी के किए जाते हैं, लेकिन जब वोटर ईवीएम का बटन दबाने जाता है ना, तो उसके दिमाग में कहीं ना कहीं अपनी जाति की सुरक्षा और उसका समीकरण चल रहा होता है। ये दशकों से चली आ रही एक हकीकत है। मतलब जो स्थापित पार्टियां हैं उनका पूरा खेल ही इसी पर टिका है। आप उनकी रणनीति देखिए। लालू प्रसाद यादव ने बड़ी कामयाबी से MY समीकरण बनाया, यानी मुस्लिम और यादव, जो आज भी उनका सबसे मजबूत वोट बैंक है। बिल्कुल। नीतीश कुमार ने कुर्मी, कोयरी जातियों को साधा, और साथ में अति पिछड़ा वर्ग का एक बड़ा हिस्सा जोड़ा, जिसे लवकुश समीकरण भी कहते हैं। और बीजेपी ने सवर्ण वोटों को हिंदुत्व के साथ मिलाकर अपना एक मजबूत आधार तैयार किया है। मतलब इन सब ने अपनी अपनी जाति बिसात बिछा रखी है। और इस बिसात पर पीके एक नया खेल खेलने की कोशिश कर रहे थे। उनका नारा था, न जाति न धर्म, बस विकास, सुशासन, रोजगार। सुनने में बहुत अच्छा लगता है। हाँ, किसी भी आधुनिक समाज के लिए यही आदर्श होना चाहिए। तो फिर ये काम क्यों नहीं किया? क्योंकि बिहार का वोटर शायद अभी इस आदर्श के लिए पूरी तरह तैयार नहीं है। सबसे बड़ा विरोधाभास ये है कि पीके ने बहस का मुद्दा तो बदल दिया, लेकिन वोटर का मन नहीं बदल पाए। बिल्कुल। ये दिखाता है कि बिहार में राजनीतिक चेतना और चुनावी व्यवहार, ये 2 अलग अलग चीजें हैं।
लोग विकास चाहते हैं, लेकिन सामाजिक सुरक्षा और पहचान वो अपनी जाति में ढूंढते हैं। स्रोत में एक बड़ी सटीक लाइन है, बिहार में आदमी सुनता सबकी है, आखिर में बटन अपनी जात वाला देखकर ही दबाता है। ये तो बहुत गहरी बात है। लेकिन एक सवाल और है, प्रशांत किशोर तो खुद बिहार के हैं, बक्सर से आते हैं, फिर भी उन पर ये बाहरी होने का ठप्पा कैसे लग गया? ये तो समझ से परे हैं। और ये उनकी हार का दूसरा सबसे बड़ा कारण है। देखिए, उनका जन्म बिहार में हुआ, ये सच है, लेकिन उनकी परवरिश, उनकी पढ़ाई लिखाई, उनका पूरा व्यक्तित्व बिहार की जमीनी राजनीति से मेल नहीं खाता। अच्छा। वो हार्वर्ड में पढ़े हैं, संयुक्त राष्ट्र में नौकरी की है, और उनका काम करने का तरीका एकदम कॉर्पोरेट है। डेटा, एनालिसिस, प्रेजेंटेशन, ये सब बिहार की ठेठ देहाती राजनीति में फिट नहीं बैठता। मतलब एक डिस्कनेक्ट था। बहुत बड़ा डिस्कनेक्ट। विपक्ष ने इस छवि को खूब भुनाया। उनके बारे में कहा जाता था कि ये एसी गाड़ी से उतरते हैं और फिर धूल में चलने के लिए गमछा डाल लेते हैं। बिहार का वोटर अपने नेता में एक अपनापन खोजता है, एक भावनात्मक जुड़ाव, जैसे लालू यादव का गवई अंदाज, लोगों से सीधे घुल मिल जाना, या नीतीश कुमार की एक सादगी भरी छवि। सही बात। पीके वो अपना आदमी वाला कनेक्शन नहीं बना पाए। वो एक बहुत पढ़े लिखे, समझदार सलाहकार तो लगे, लेकिन हमारे बीच का नेता नहीं लग पाए। और ये बाहरी वाली छवि इसलिए और गहरी हो गई होगी क्योंकि वो किसी स्थापित जातिगत समीकरण में भी फिट नहीं हो रहे थे। बिहार की राजनीति में अपना आदमी होने का मतलब अक्सर अपनी जाति का आदमी होना होता है। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। जब आप किसी जाति के खांचे में नहीं आते तो आपको हर कोई शक की निगाह से देखता है। हर जाति का वोटर सोचता है कि ये आदमी जीतने के बाद किसका साथ देगा, किसका काम करेगा। अच्छा। चूंकि पीके ने खुद को जाति से ऊपर रखने की कोशिश की, इसलिए किसी भी जाति ने उन्हें पूरी तरह से अपना नहीं माना। वो सबके लिए एक अजनबी बने रहे। ठीक है, तो जाति का समीकरण उनके खिलाफ गया और वो लोगों से भावनात्मक जुड़ाव भी नहीं बना पाए। बिल्कुल। लेकिन वो तो माइक्रो मैनेजमेंट के उस्ताद माने जाते हैं। क्या उनकी रणनीति में जमीनी स्तर पर कोई कमी रह गई थी? और यहीं पर हम तीसरे और शायद सबसे प्रैक्टिकल कारण पर आते हैं, जमीनी संगठन का पूरी तरह से अभाव। ओके। देखिए, राजनीति सिर्फ हवा में नहीं लड़ी जाती। बड़ी बड़ी रैलियां और अच्छे भाषण सिर्फ माहौल बनाते हैं, लेकिन चुनाव बूथ पर जीता जाता है। बिल्कुल। पीके डेटा और सर्वे के बादशाह हैं, लेकिन वो ये भूल गए कि राजनीति सिर्फ स्प्रेडशीट पर नहीं, गांव की गलियों में होती है। स्रोत में बिहार की राजनीति की तुलना पत्ता गोभी से की गई है। ये मुझे बड़ा दिलचस्प लगा। हाँ, ये एक बेहतरीन उपमा है। बिहार की राजनीति पत्ता गोभी की तरह है। आप एक परत उतारते हैं तो लगता है कि समझ गए, लेकिन अंदर एक और परत निकल आती है, फिर एक और। मतलब गांव के अंदर टोले का समीकरण, टोले के अंदर परिवार का समीकरण। बिल्कुल। और इसे समझने और संभालने के लिए हजारों कार्यकर्ताओं की फौज चाहिए, जो हर गली, हर मोहल्ले में आपका झंडा उठाए। पीके जेटा के उस्ताद हैं। वो गोभी का वजन और आकार तो बता सकते हैं, लेकिन उसे परत दर परत खोलने का सब्र और तरीका गांव का कार्यकर्ता ही जानता है। और ये कार्यकर्ता आरजेडी, जेडीयू और बीजेपी जैसी पार्टियों के पास दशकों से हैं। बिल्कुल। उनके पास बूथ लेवल तक का कैडर है। उनके स्थानीय नेता हैं जिनकी अपने इलाके में पहचान है, पकड़ है। पीके ने शून्य से शुरुआत की थी। उनकी रैलियों में भीड़ तो खूब आई, लोग उन्हें सुनने भी आए क्योंकि वो एक सेलिब्रिटी बन चुके थे, लेकिन उस भीड़ को बूथ तक ले जाने वाला कोई नहीं था। उन्हें ये याद दिलाने वाला कि वोट जन स्वराज को देना है, ऐसा कोई कार्यकर्ता जमीन पर था ही नहीं। इसलिए वो भीड़ सिर्फ भीड़ बन के रह गई, वोट में तब्दील नहीं हुई। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं वो अति आत्मविश्वास का शिकार हो गए? मतलब क्या उन्हें लगा कि उनका नाम और उनका चेहरा ही काफी है? ये चौथा और एक कह सकते हैं मनोवैज्ञानिक कारण है। जब आप लगातार जीतते हैं तो आपको लगने लगता है कि आपका फॉर्मूला अचूक है। सही बात है। पीके को शायद लगा कि जो रणनीति उन्होंने दूसरों के लिए बनाई वो अपने लिए भी बना सकते हैं, लेकिन वो एक बुनियादी फर्क भूल गए। क्या? जब उन्होंने नीतीश कुमार या ममता बनर्जी को जिताया तो उनके साथ उन नेताओं का अपना चेहरा, अपना संगठन और अपना एक मजबूत वोट बैंक पहले से मौजूद था। पीके ने सिर्फ उस पर रणनीति की एक चमचमाती परत चढ़ाई थी। और बिहार में वो चेहरा भी खुद थे और संगठन भी उन्हें ही बनाना था। सही बात। यहाँ नींव भी उन्हें ही रखनी थी और इमारत भी उन्हें ही बनानी थी। वो शायद बिहार के वोटर के मनोविज्ञान को भी पूरी तरह नहीं समझ पाए। अच्छा। बिहार का वोटर बदलाव तो चाहता है, लेकिन वो किसी को एक झटके में जड़ से उखाड़ना नहीं चाहता।
पीके का अभियान नीतीश और लालू की 30 साल की राजनीति के खिलाफ एक सीधी और आक्रामक चुनौती थी। ये शायद बिहार के मतदाताओं को थोड़ा ज्यादा लगा। उन्हें लगा कि ये आदमी सब कुछ एक साथ बदल देना चाहता है, जो शायद प्रैक्टिकल नहीं है। तो कुल मिला के ये एक परफेक्ट स्टॉर्म जैसा था। जाति का चक्रव्यूह, बाहरी होने की छवि, जमीनी संगठन की कमी और थोड़ा अति आत्मविश्वास, इन सब ने मिलकर उनके प्रयोग को डुबो दिया। बिल्कुल। तो क्या ये माना जाए कि उनके 3 साल की मेहनत पूरी तरह बेकार गई? क्या इस बड़ी हार से बिहार को या पीके को कुछ भी हासिल नहीं हुआ? है, लेकिन राजनीति सिर्फ चुनाव जीतने का नाम नहीं है। और अगर हम गहराई से देखें तो इस हार में भी भविष्य के लिए कुछ सकारात्मक बीज छिपे हुए हैं। जैसे कि मुझे तो सिर्फ हार ही दिख रही है, क्या सच में कुछ सकारात्मक था? सबसे बड़ा सकारात्मक बदलाव यह हुआ कि पीके ने बिहार में राजनीति की चर्चा का वो मुद्दा बदल दिया। मुद्दा बदल दिया कैसे? सोचिए, दशकों से बिहार की राजनीति लालू, नीतीश, अगड़ा, पिछड़ा, हिंदू मुसलमान के इर्द गिर्द घूम रही थी। पीके वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने इतने बड़े पैमाने पर शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और पलायन जैसे मुद्दों को राजनीति के केंद्र में ला दिया। उन्होंने लोगों को ये सोचने पर मजबूर किया कि क्या हम हमेशा जाति के नाम पर ही वोट देते रहेंगे? इसका मतलब उन्होंने दूसरी पार्टियों पर भी इन मुद्दों पर बात करने का दबाव बनाया। बिल्कुल। जब पीके लगातार खराब स्कूलों और अस्पतालों की तस्वीरें दिखाने लगे, पलायन का दर्द बयान करने लगे, तो मजबूरन आरजेडी और जेडीयू को भी अपने घोषणा पत्रों में इन बातों को ज्यादा तवज्जो देनी पड़ी। ये पीके की एक बहुत बड़ी वैचारिक जीत है, भले ही वो चुनावी जीत में ना बदली हो। और युवाओं पर इसका क्या असर हुआ, खासकर वो युवा जो बिहार से बाहर काम करते हैं? ये दूसरा बड़ा फायदा है। उनकी सभाओं में जो भीड़ आती थी उसमें युवाओं की संख्या बहुत ज्यादा थी। सोशल मीडिया पर जो बहस छिड़ी उसने दिखाया कि बिहार का युवा, खासकर प्रवासी बिहारी, अब बदलाव के लिए बेचैन है। अच्छा। पीके ने उनमें एक उम्मीद जगाई कि मुद्दों पर आधारित राजनीति भी संभव है। उन्होंने उस सोई हुई आकांक्षा को एक आवाज दी है। तो क्या ये आवाज भविष्य में किसी बड़े आंदोलन या बदलाव का रूप ले सकती है? इसकी पूरी संभावना है, और यहीं से तीसरा फायदा निकलता है। एक बीज बो दिया गया है। बीज? कैसा बीज? स्रोत में एक बहुत ही दिलचस्प भविष्य की कल्पना की गई है। सोचिए, 5 साल बाद जब बिहार में समस्याएं शायद वैसी की वैसी ही रहेंगी, जब युवाओं को रोजगार के लिए फिर बाहर जाना पड़ेगा, तब शायद कुछ लोग बैठकर सोचेंगे कि यार, एक आदमी आया था जो स्कूल और अस्पताल के नाम पर वोट मांग रहा था, हम ही ने उसे मौका नहीं दिया। अच्छा, मतलब एक आत्मचिंतन का बीज। बिल्कुल। ये जो आत्मचिंतन का बीज है, ये पीके ने बिहार की जमीन में बो दिया है। हो सकता है इसकी फसल कटने में वक्त लगे। ये एक दिलचस्प नजरिया है। तो अब सवाल उठता है कि प्रशांत किशोर का भविष्य क्या है? उन्होंने तो कहा था कि अगर वो सफल नहीं हुए तो राजनीति छोड़ देंगे। अब उनके सामने रास्ते क्या हैं? स्रोत के विश्लेषण के मुताबिक उनके सामने मोटे तौर पर 4 रास्ते नजर आते हैं। पहला और सबसे मुश्किल रास्ता है राजनीति में डटे रहना, हार को स्वीकार करना और नए सिरे से शुरुआत करना। लेकिन इसके लिए तो बहुत हिम्मत और संसाधन चाहिए होंगे। बहुत ज्यादा। इसके लिए उन्हें जमीनी संगठन खड़ा करना होगा, जो सालों का काम है। उन्हें बिहार के जातीय समीकरणों की जटिलता को और गहराई से समझना होगा और शायद अपनी सबको खारिज करने की रणनीति को बदलना होगा। ये एक लंबी और थका देने वाली लड़ाई होगी। और दूसरा रास्ता, जो शायद सबसे आसान होगा, दूसरा रास्ता है अपने पुराने धंधे में लौट जाना। एक चुनावी रणनीतिकार के तौर पर उनका ब्रांड आज भी मजबूत है। हाँ, वो तो है। देश विदेश की पार्टियां आज भी उन्हें मुंह मांगी कीमत पर हायर करने के लिए तैयार हैं। वो चाहे तो कल से ही अपना पुराना काम शुरू कर सकते हैं और फिर से किंग मेकर बन सकते हैं। लेकिन क्या वो ऐसा करना चाहेंगे? जिस आदमी ने खुद राजा बनने का सपना देख लिया हो, वो वापस किंग मेकर क्यों बनना चाहेगा? सही सवाल है। उनकी पर्सनालिटी को देखते हुए तो ये एक कदम पीछे हटने जैसा लगता है। आपका अनुमान सही है, और यही बात हमें तीसरे रास्ते की ओर ले जाती है। कोई नया प्रयोग करना। हो सकता है कि वो चुनावी राजनीति की कीचड़ से बाहर निकलकर कोई सामाजिक आंदोलन शुरू करें, तुम्हें काम करना या रोजगार के लिए कोई बड़ा अभियान चलाना। इससे वो राजनीति में भी बने रहेंगे और सीधे चुनावी हार जीत से भी बच जाएंगे। और चौथा रास्ता? चौथा रास्ता है संन्यास लेना, जिसकी संभावना लगभग न के बराबर है। पीके की जो रेस्टलेस यानी बेचैन शख्सियत है, वो उन्हें चुपचाप बैठने नहीं देगी। वो कुछ ना कुछ तो करते रहेंगे। तो कुल मिलाकर इस पूरी कहानी का सार क्या निकलता है?
प्रशांत किशोर की ये हार हमें क्या सिखाती है? सार यह है कि राजनीति, और खासकर बिहार की राजनीति, सिर्फ डेटा, सर्वे और कॉर्पोरेट प्रेजेंटेशन से नहीं जीती जाती। ये इंसानों से जोड़ने का काम है। इसके लिए सिर्फ दिमाग नहीं, दिल भी चाहिए। आपको लोगों की भाषा, उनकी मजबूरियां, उनके डर और उनकी उम्मीदों को समझना पड़ता है। और बिहार का दिल जीतना शायद दुनिया के किसी भी चुनाव को जीतने से ज्यादा मुश्किल है। बिल्कुल। बिहार ने प्रशांत किशोर को वही सबक सिखाया जो वो बड़े बड़े सियासतदानों को सिखाता आया है, कि यहाँ जीत के लिए सिर्फ रणनीति नहीं, बल्कि धैर्य, जमीनी जुड़ाव और सबसे बढ़कर समय चाहिए। बिल्कुल। तो ये उनके करियर का अंत नहीं है, ये उनकी कहानी का एक नया और शायद ज्यादा मुश्किल अध्याय हो सकता है। उन्हें एक जोर की ठोकर लगी है, लेकिन अक्सर ऐसी ठोकरें ही इंसान को जमीन की हकीकत से वाकिफ कराती हैं। जाते जाते एक अंतिम विचार श्रोताओं के लिए छोड़ जाते हैं। सवाल सिर्फ ये नहीं है कि प्रशांत किशोर बिहार को समझने में असफल रहे। असली सवाल यह है कि क्या बिहार अपनी जाति और पहचान की पुरानी राजनीति से आगे बढ़ने का एक मौका चूक गया? और क्या प्रशांत किशोर इस ठोकर से और मजबूत होकर उठेंगे, या ये एक साहसी प्रयोग का अंत था? इसका जवाब सिर्फ आने वाला वक्त देगा।